Queek IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। हमारे चंद्र लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कर जा रही है जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी सब्जेक्ट क्लास 6 से 12 तक के एनसीईआरटी को देख सकते हैं। यह एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 है मानव विकास। मानव विकास कैसे होता है, मानव विकास के क्या आयाम होते हैं, मानव विकास के क्या संकेत होते हैं, मानव विकास का क्या पैमाना होता है, मानव विकास के क्या अप्रोच होते हैं, मानव विकास कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम होती हैं और मानव विकास को करने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, सबके बारे में डिटेल में बताया गया है। चैप्टर को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है मानव विकास। मानव का विकास कैसे होता है, मानव विकास के क्या पैमाने होते हैं और मानव विकास होने के लिए क्या क्या होना चाहिए और क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए, मानव विकास के लिए क्या चुनौतियां होती हैं, सबके बारे में डिटेल बताया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है। यहाँ से प्री और मेंस दोनों के लिए क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। हम लोग शुरू करते हैं सीधे। लिखा है कि वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं है। याद रखना, अगर इस पर अगर आपसे पूछा जाए, बहुत सारे बच्चे इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो याद रखना कि वृद्धि जो होती है ये अल्पकाल में मतलब अल्पकालीन होती है और विकास एक दीर्घकालीन कॉन्सेप्ट होता है। और विकास तक पहुंचने के लिए हमें वृद्धि करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ये डायग्राम के माध्यम से अगर ये विकास यहाँ तक पहुँचना है, हमें डेवलपमेंट करना है, तो हम वृद्धि ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ कभी निगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और फिर हम एक दिन विकास कर लेते हैं। तो विकास को प्राप्त करने के लिए ही जो है, डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए ही हम ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो वृद्धि एक जो है ग्रोथ को मतलब कि याद रखना कि ये क्या कहते हैं, डेवलपमेंट को प्राप्त करने का एक माध्यम होता है। तो ग्रोथ कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव होता रहता है और एक लक्ष्य होता है विकास को करना। ठीक है, तो हर देश का भी यही लक्ष्य है, विकास करना। तो उसी तरह से मानव का विकास तभी होगा जब मानव में ग्रोथ हो। जब मानव के अनेक क्षेत्रों में ग्रोथ होता है तो मानव का विकास संभव हो पाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। लिखा है आगे, अपने चारों ओर देखिए, लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं और बहुत सी चीज़ें आप नहीं देख सकते हैं बढ़ती और विकसित होती है। ये वस्तुएं पौधों, नगर, विचार, राष्ट्र, संबंध अथवा यहाँ तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? मतलब ये हुआ कि हर चीज़ विकसित होता है, चाहे आपका पौधा हो, नगर हो, विचार हो, राष्ट्र हो, कोई संबंध हो, वो भी विकसित होता है। ठीक है, यहाँ तक कि स्वयं आप क्यों ना हो तो आप भी विकसित होते हैं। तो विकसित सब होता है, लेकिन विकसित होने के लिए ग्रोथ का होना बहुत जरूरी है। तो उसी के बारे में यहाँ पर आगे बताया गया है। लिखा है, क्या वृद्धि और विकास का एक ही अर्थ है? नहीं, जो मैंने आपको बताया था वो है। क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। तो याद रखना, इसमें जितना हम ग्रोथ करेंगे, जितनी हम वृद्धि करेंगे, उतना हम विकास के निकट पहुंचेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आपको देता हूँ, और आप डेली पढ़ाई करते हैं, डेली आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप डेली कभी कभी पढ़ाई में आप नहीं कर पाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं। तो आपकी पढ़ाई का ग्रोथ कभी रुक जाता है, कभी अच्छा होता है, कभी रुक जाता है, कभी अच्छा होता है। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका क्या हो गया, वो डेवलपमेंट हो गया। तो डेवलपमेंट आपका सिलेक्शन है, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका विकास हो गया। तो आपने ग्रोथ किया है, दिन पे दिन आप पढ़ाई किए हैं, तब जा करके आपका ग्रोथ हुआ है और तब जा करके आपका विकास हुआ है। तो ग्रोथ जो है, याद रखना, और विकास दोनों जो है एक ही अर्थ नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो विकास को प्राप्त करने का एक माध्यम होता है ग्रोथ। ठीक है, लिखा है इस अध्याय में राष्ट्रों और समुदायों के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणाओं की विवेचना की जाएगी। तो राष्ट्र के संबंध में, देश के संबंध में और समुदाय के संबंध में हम जो है विकास को यहाँ समझेंगे। लिखा है जो है वृद्धि और विकास, जिसको मैंने समझाया था आपको, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा भी गया है। लिखा है, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। तो वृद्धि क्या होती है, ये मात्रात्मक तरीके से बढ़ती है, ये भी एक कारण है, और निरपेक्ष जो है होती है। इसका अर्थ जो है चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया डायग्राम के माध्यम से, तो कभी ये निगेटिव हो सकता है, कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव। तो जो आपका ये वृद्धि होती है, ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि दर्शाते हैं अथवा ऋणात्मक ह्रास इंगित करते हुए हो सकते हैं। तो याद रखना, जो आपका
वृद्धि है ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, कभी ज़्यादा तो कभी कम हो सकता है। लेकिन विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन होता है। जब हमारे जो है गुणात्मक परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और जब वृद्धि किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है। तो वृद्धि मात्रात्मक होता है जबकि विकास गुणात्मक होता है। जो मूल्य सापेक्ष होता है, ये मूल्य निरपेक्ष होता है, तो ये मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। तो जब वृद्धि अगर नहीं होगी वर्तमान दशाओं में तो विकास नहीं होगा। इसीलिए वृद्धि जितनी होती जाएगी उतना हम विकास के निकट पहुंचते जाएंगे। ठीक है, तो जितना आसान तरीके से को समझाया गया है, इसको अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो बहुत सारे हम मेंस के भी आंसर लिख सकते हैं। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब क्षेत्रों में, और संरचना में, शिक्षा में, गरीबी में, तो उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे हम विकास कहते हैं। ठीक है, लिखा है उदाहरण के लिए, किसी निश्चित समयावधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं कि नगर की वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या का बढ़ना क्या हो गया, वृद्धि हुई है। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था और अन्य जो है विशेषताएं पहले जैसी ही रहती है तो इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको वृद्धि कहेंगे, लेकिन जनसंख्या के साथ साथ वहाँ सुविधाएं अगर बढ़ जाएं, नगरों में पीने की व्यवस्था अच्छी हो जाए, सड़क अच्छा हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, शिक्षा अच्छी हो जाए, लोगों का रहन सहन अच्छा हो जाए, अपराध ना हो, तब हम कहेंगे विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं कहेंगे उसे। ठीक है, तो वृद्धि तो होती है, जनसंख्या के साथ वृद्धि हो गई, लेकिन विकास उस हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। तो लिखा है, क्या आप वृद्धि और विकास में अंतर करने वाले कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, लिखा है, अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। पहले क्या होता था, किसी देश के जब हम विकास को मापते थे तो आर्थिक वृद्धि के द्वारा ही मापते थे, और इसका अर्थ ये हुआ कि जो है यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जो है जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं होता था। हम क्या होता था पहले कि देश की अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई तो हम उसको विकसित मान लेते थे, लेकिन अब पैमाना बदल गया है। अब वृद्धि की जगह पे विकास को रख दिया गया है कि विकास अगर होगा तभी देश विकसित या डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ क्या है, आज हम पूरी दुनिया में 5वें स्थान पे है, लेकिन विकास तो नहीं हो पाया देश का ना, विकास तो नहीं हो पाया है। अभी हर जगह पे गरीबी है, बेरोजगारी है, और संरचनाओं का विकास नहीं हुआ, कहीं स्वास्थ्य नहीं है, कहीं शिक्षा नहीं है। तो इस स्तर पे क्या है, इस स्तर पे अभी हमारा देश विकास नहीं कर पाया। तो हम विकसित होने का लक्ष्य कब तक रखे हैं, 47 तक इसीलिए रखा गया है। लिखा है, किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अक्सर उपलब्ध है और जिन स्वतंत्रताओं का वे उपभोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह विचार नया नहीं है। पहली बार जो है इन विचारों को 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक में आरंभ में मतलब स्पष्ट किया गया। इस संबंध में 2 दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का महत्वपूर्ण कार्य है। तो याद रखना, जो आर्थिक विकास सूचकांक जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष, उसमें जो है ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक और जो है अमर्त्य सेन भारत के अर्थशास्त्री हैं। इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन दोनों लोगों ने मिल करके ही मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया था। ठीक है, इनके बारे में यहाँ लिखा भी गया है, आप देख सकते हैं। ये लिखा है, यहीं पे हम पढ़ देते हैं इसको। लिखा हुआ है यहाँ पे, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर सेन घनिष्ठ मित्र थे और डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया। इन दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया। अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। तो मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने बनाया था 1990 में।
उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के जो है विकल्पों में बढ़ोतरी से है, ताकि वह आत्मनिर्भर के साथ दीर्घ और स्वच्छ जीवन जी सके। 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए उनकी जो है मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया। तो संयुक्त राष्ट्र जो है मानव विकास जो कार्यक्रम है, इसी ने जो है इसको अपना लिया और इनकी रिपोर्ट को हर साल जारी करना शुरू कर दिया। लिखा है डॉक्टर हक के जो है मस्तिष्क की सोच और एक दायरे से बाहर सोचने की उनकी योजना उनके भाषणों में एक भाषण से चिन्हित की जा सकती है, जिसमें शाह का जो उधर देते हुए उन्होंने कहा था, आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हो और पूछते हो क्यों। मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूं जो कभी नहीं है और पूछता हूं कि ये क्यों नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने जो है, डॉक्टर अमर्त्य सेन जो थे हमारे यहाँ, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बाद में भारत रत्न दिया गया, जो है विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा परतंत्रता में कमी में देखा गया। रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रताओं में वृद्धि भी विकास लाने का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। उनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करना था। इन अर्थशास्त्रियों का कार्य मील का पत्थर है, जो लोगों को विकास पर होने वाली किसी भी चर्चा के केंद्र में लाने का सफल हुआ है। तो इन दोनों लोगों ने मिल करके मानव विकास को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। आज इसीलिए मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, यहाँ लिखा है मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। यह विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। मतलब क्योंकि मानव का विकास स्थिर नहीं है कि एक दिन मानव का विकास हो गया तो हो गया, नहीं, ये परिवर्तनशील है। लगातार मानव का विकास होता रहेगा। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ेंगी वैसे वैसे विकास का दायरा भी क्या हो जाएगा, बदलता चला जाएगा। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग जो है सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हों। ठीक है, आगे लिखा है सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। जीवन का अगर उद्देश्य नहीं होगा तो हम विकास नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि लोग स्वच्छ हों, अपने विवेक और बुद्धि का भी विकास कर सकते हों, वह समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो, तो उसे हम कहते हैं विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है दीर्घ और जो है स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना और एक जो है शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। तो मानव विकास के लिए 3 पक्ष बहुत जरूरी हैं। पहला होता है स्वास्थ्य, बहुत जरूरी है। दूसरा होता है शिक्षा, बहुत जरूरी है। और तीसरा हो जीवन जीने का साधन, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जीवन जीने के लिए क्या होना चाहिए, साधन क्या होते हैं। इन्हीं तीनों के आधार पर ही मानव का विकास सूचकांक जारी किया जाता है। अतः संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। तो संसाधनों तक सबकी अगर पहुंच हो रही है, चाहे वो जनजाति हो, जाति हो, कोई भी हो, स्त्री हो, स्वास्थ्य हो मतलब वो स्वस्थ हो, ठीक है, और शिक्षा जो है यही मानव विकास के केंद्र बिंदु होते हैं। तो एक बात याद रखना, अगर कभी भी पूछा जाए कि मानव विकास के केंद्र बिंदु क्या हैं, तो संसाधनों तक सबकी पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा, यही 3 चीज अगर मिल जाता है तो मानव विकास जो है ये होने लगता है। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में सोच सकते हैं? ठीक है, तो सबको अलग अलग तरीके से यहाँ पर बताया गया है। लिखा है आगे, प्राय लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है, या ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता उनकी भौतिक निधनता, सामाजिक भेदभाव और संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। अगर कोई शिक्षा प्राप्त नहीं करता है, ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, तो उसके साथ निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, जो संस्थाओं की जो है अक्षमता, ये सब कारण उनके साथ जीवन भर लगे रहते हैं, वो जीवन भर परेशान रहते हैं। तो शिक्षा जो है ये अगर रहता है तो उससे जो है जीवन बदल जाता है, मानव का विकास होता है और उसके बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं, समाज विकसित होता है, देश विकसित होता है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। इससे दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। अगर ये चीज़ ना हो तो लोगों को जो है बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आगे लिखा है लोगों के
विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक तो पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना आवश्यक है। मतलब ये हुआ कि लोगों को इतना सक्षम बना दो कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें शैक्षिक संस्थानों को और शिक्षा तक सबकी पहुंच को बनाना होगा। स्वास्थ्य को इतना मजबूत कर दो कि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य से जो है दूर ना रह जाए, और अन्य संसाधनों तक सबकी अगर पहुंच हो जाएगी तो मानव का क्षमता का विकास ज़्यादा होगा। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो सकते हैं। अगर ये क्षमता अगर नहीं होगी तो लोगों के सामने विकल्प कम होंगे और उनका जीवन हमेशा क्या रहेगा, कष्टदायक रहेगा। लिखा है उदाहरण के लिए, एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता। ठीक है, मतलब डॉक्टर बनने के लिए, एक आईएएस बनने के लिए हमें शिक्षा बहुत जरूरी है। तो अशिक्षित बच्चा कभी नहीं जो है चुन सकता, तो उसके पास विकल्पों की कमी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पढ़ा रहेगा तो पढ़ने के बाद आपके पास कई विकल्प होता है कि आप जो है क्या बन सकते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपके पास विकल्प होता है। तो ठीक है, इसीलिए शिक्षा जो है विकल्प आपको उपलब्ध कराता है, क्योंकि जो है उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया। तो शिक्षा न प्राप्त करने की वजह से उसका जो है विकल्प क्या हो गया, उसके पास विकल्प सीमित हो गए। तो मजदूरी करेगा, कुछ ऐसे ही विकल्प बचे उसके पास। इसी प्रकार प्रायः निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते, क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित होता है। तो गरीब लोग शिक्षा को नहीं चुन सकते हैं, इसीलिए क्योंकि उनके पास क्या होता है, उनके पास भी जो है संसाधनों का अभाव होता है, पैसा की कमी होती है, वो गरीब होते हैं। ठीक है, कि अच्छे से इस चीज़ों को समझाया गया, इसको लेकिन बहुत अच्छे से याद करना है। अब देखो यहाँ कितना इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि मानव विकास के 4 स्तंभ क्या क्या होते हैं, जिसके आधार पर मानव का विकास डिपेंड होता है, निर्भर होता है। लिखा है जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों मतलब कि पिलर का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित होता है। ठीक है, अगर ये 4 चीज़ें होती हैं तो मानव का विकास बहुत तेजी से होगा। ये 4 चीज़ें क्या है, पहला है समता, सब में समता का होना चाहिए, समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। सतत पोषणीय मतलब होता है सतत विकास होना चाहिए, लगातार विकास सतत होता रहना चाहिए। उत्पादकता ज़्यादा होनी चाहिए और सशक्तिकरण होना चाहिए। मतलब सशक्तिकरण का मतलब ये हो गया कि महिलाओं का सशक्तिकरण, बच्चों का सशक्तिकरण, जनजातियों का सशक्तिकरण, वृद्धों का सशक्तिकरण, जो है जातियों का सशक्तिकरण, विकलांगों का सशक्तिकरण। तो अगर सबको हम सशक्त कर देंगे तो मानव विकास की ओर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। समता, अब यहाँ एक एक चीज़ को डिफाइन किया गया है। समता का मतलब क्या है यहाँ पे, तो 4 चीज़ें आप इसको अच्छे से याद रखना। ये मानव विकास के जो है 4 स्तंभ होते हैं। तो पहले समता की बात करें, लिखा है इसका आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध जो है अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। तो याद रखना, प्रत्येक व्यक्ति तक अवसरों की समान पहुंच हो सकेगी। लोगों को उपलब्ध अवसर जैसे लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के बिना जो है विचार के बिना समान होना चाहिए। मतलब कि किसी के साथ जो है लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, आय के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, और बिना भेदभाव किए अगर उसका विकास किया जाता है तो वो समानता को दर्शाता है। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से जो है विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं। मतलब जो है अगर देखेंगे तो स्कूल से ऐसा कौन सा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा जो है बाहर चला जाता है, छोड़ देता है पढ़ाई। तो पढ़ाई छोड़ने में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, जो हमारा निम्न वर्ग है, क्योंकि उसके पास पैसा होता नहीं है तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए। भारत में स्त्रियां और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं, मतलब विद्यालय छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आय कम होती है। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना जो है किस प्रकार इन वर्गों के लिए विकल्पों को सीमित कर देता है। तो याद रखना, जो हमारे यहाँ जो बहुत कम लोग पढ़े लिखे हुए हैं उनके पास विकल्प कम है, इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए याद रखना, जो हमारे यहाँ का निम्न वर्ग है उनके पास शिक्षा की पहुँच नहीं हो पाती है, जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के सामने और पूरी दुनिया के कई अनेक देशों में ये हो रहा है। निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। अगर अवसर की उपलब्धता में निरंतरता बनी रहती है तो उसे कहते हैं निर्वहन कहते हैं। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले,
जो अवसर तुम्हें मिल रहा है वो आने वाली पीढ़ी को भी मिले और वो जो है आपकी जो पूर्वज पीढ़ी थी उसको भी मिला हो। ठीक है। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। मतलब कहने मतलब ये है कि सतत विकास ये बताता है हमें कि हमें संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि हमारी भी आवश्यकता पूरी हो जाए और आने वाले भविष्य के लिए भी वो चीज़ें सुरक्षित रहें, उनको हम उपहार में दे सकें। जैसे जल का हम इस तरह उपयोग करें कि हम हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और आने वाले भविष्य के लिए हम उसको उपहार में दे सकें। ये सतत विकास को बताता है। इसलिए इसको कहते हैं प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलता रहे। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम कर देता है। ठीक है। आगे लिखा है बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता तो वह युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। तो अगर महिलाएं नहीं पढ़ेंगी तो उनके पास बहुत सारे अवसर समाप्त हो जाएंगे। ना वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, ना वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं। वो किसी पर निर्भर रहेंगी तो उनके साथ अत्याचार होगा, उनके साथ अपराध होगा, उनके साथ अन्य समस्याएं होंगी। उनकी जो है क्या कहते हैं प्रतिभा विकल्पों में तीव्रता से छटनी हो जाएगी और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए हम अवसर और विकल्प ऐसा उपलब्ध कराएं कि उनको कमी महसूस ना होने पाए। यहाँ उत्पादकता का अर्थ क्या है? अब हम तीसरा जो पिलर है उत्पादकता, उस पर बात करेंगे। यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता होती है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। मतलब अगर हम किसी में क्षमता वृद्धि कर देते, ज़्यादा क्षमता दे देंगे तो हमारे यहाँ उत्पादकता क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। अतः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। ठीक है। तो जो मानव होता है वही देश का असली धन होता है। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी जो है कार्य क्षमता क्या हो जाती है? बेहतर हो जाती है। ठीक है। तो ये इस तरह से जो है अगर हम चिकित्सा सुविधा को उपलब्ध करा देते हैं और जो है अन्य चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं तो उनकी काम करने की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चौथा पिलर है सशक्तिकरण। क्या है? सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। जो हमारे पास विकल्प हमें मौजूद हो उनके लिए हमारे पास इतनी शक्ति हो कि हम उन्हें प्राप्त कर सकें। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। अगर स्वतंत्रता और क्षमता होती है तो लोग सशक्तिकरण की ओर बढ़ते जाते हैं। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन और लोकोमुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो है समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। तो जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है सशक्तिकरण। नहीं तो मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे और विकास में पीछे चले जाएंगे। वो भी जाएंगे पीछे, परिवार भी जाएगा पीछे, समाज भी पीछे जाएगा तो देश भी पीछे आगे मतलब पीछे चला जाएगा। ठीक है। अब लिखा है मानव विकास के उपागम क्या होते हैं? तो मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपागम क्या है, मतलब दृष्टिकोण क्या है, अप्रोच क्या है? आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। हम सबको एक एक करके हम यहाँ समझेंगे। जैसे आय उपागम, किसकी आय कितनी है ये देखा जाता है मानव विकास के लिए। कल्याण, लोगों तक कल्याण की सेवाएं पहुंच रही हैं ये एक देखा जाता है। न्यूनतम आवश्यकताएं लोगों तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये सब तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और उनकी क्षमताओं का विकास कितना हो रहा है, ये मानव विकास के उपागम होते हैं, दृष्टिकोण या अप्रोच इन्हें कहते हैं। ठीक है। अब लिख रहा है मानव विकास का मापन कैसे होता है? तो मानव विकास सूचकांक जो है ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। 1990 में पहली बार जारी किया था। हमने बताया था अभी पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हक और अमर सेन ने मिलकर इसको बनाया था। तो इसके मापन क्या होते हैं? तो मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। ठीक है। तो दुनिया भर के जितने भी देश होते हैं, अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा है, उनके देश का शिक्षा व्यवस्था अच्छी है और संसाधनों तक लोगों की पहुंच अच्छी है, तो मानव विकास की रैंक में वो सबसे ऊपर होते हैं। और जो देश जो है क्या कहते हैं इन चीज़ों में पीछे हैं तो उनकी रैंक में वो सबसे नीचे होते हैं। हमारा देश क्या है, मध्यम में आता है। हमारे यहाँ सुविधाएं तो हैं लेकिन अभी तक सबके पास नहीं पहुँच पाई हैं, इसलिए हम मानव विकास में अभी हम क्या है, मध्यम वर्ग में आते हैं। ठीक है।
लिखा है आगे के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। ठीक है, तो इन्हीं 3 आधार पर मानव विकास का मापन किया जाता है। ये बात तीनों याद रखना। पहला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचकांक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा कितनी है, मतलब लोग कितना लंबा जीते हैं। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर हों। तो लोग अगर बहुत मतलब कि लंबे समय तक जीते हैं तो उसे हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ठीक है, तो अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो लोग बहुत दिनों तक जिएंगे, वो जल्दी भी मरेंगे नहीं, जल्दी बीमार नहीं होंगे। अगर बीमार भी होते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी हैं कि लोग मरेंगे नहीं। अब इसी को कहते हैं जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा भी बहुत जरूरी है। ठीक है, पौर्ण साक्षरता दर, पौर्ण साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। तो पौर्ण शिक्षा और सकल नामांकन नंबर रजिस्ट्रेशन, ये जो है सब तक शिक्षा को पहुंचाते हैं। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान और कठिन है। अगर किसी स्कूल में बच्चों की नामांकन दर सबसे ज़्यादा है, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब लोगों तक जो है विशेष सुविधाएं पहुंच रही हैं, नहीं तो नहीं पहुंच रही हैं। संसाधनों तक पहुंच को जो है क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलर में के संदर्भ में मापा जाता है। तो याद रखना, क्रय शक्ति के आधार पर हम संसाधनों की पहुंच तक मापते हैं। जैसे एक फ्रिज मान लो है, तो अगर किसी के पास अमीर कोई व्यक्ति है, पैसा ज़्यादा है, तो उसके पास क्रय शक्ति ज़्यादा है, वो फ्रिज ले लेगा। लेकिन एक गरीब व्यक्ति फ्रिज तक नहीं पहुंच पाया ना, तो संसाधन तक पहुंच नहीं हो पाई। इसका मतलब आय का बढ़ना क्या है, बहुत जरूरी है। इनमें से प्रत्येक आयाम को 3 भारित किया गया है। मानव विकास सूचकांक जो है इन सभी आयामों को दिए गए भारों के योग द्वारा होता है। मतलब यह हुआ कि हम तीनों के आधार पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन के आधार पर ही इसका हम स्कोर तय करते हैं और फिर हम बताते हैं कौन सा देश सबसे ऊंचे है, कौन सा देश सबसे मध्य में और नीचे है। लिखा भी है, स्कोर 1 जितना निकट होगा मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का, जबकि जो है 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर का माना जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, 0 और 1 के जो है पैमाने पर होते हैं। तो यहाँ पॉइंट में लिखा गया है, तो पॉइंट में धीरे धीरे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो जो जितना ऊपर पॉइंट रहेगा वो विकसित होगा, मतलब अधिक मानव विकास होगा, नहीं तो कम मानव विकास होगा। भारत कहाँ इसमें आता है, भारत मध्यम में आता है। ठीक है, लिखा है आगे, मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण यह है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। जो वितरण होता है, जो वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है, इसके मामले में ये ज़्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं देता है। आगे लिखा है, मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। यह बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रहकर पाने की संभाव्यता, पौध निरक्षरता दर, जो है स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या, अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या, जो है सभी जो है इसमें गिने जाते हैं। इन सबको भी मापा जाता है। ठीक है, प्रायः मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की जो अपेक्षा अधिक कमी जो है दर्शाता है। जो मानव विकास जो ये मानव गरीबी सूचकांक होता है, ये काफ़ी स्पष्ट है और ये कई आयामों को ध्यान में रख के काम करता है। आगे लिखा है, मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का जो है यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ, मानव विकास को मापने की जो विधियाँ निरंतर परिष्कृत हो रही हैं, मतलब लगातार सुधार हो रहा है उनमें, और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों का अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच जो है संबंध ज्ञात किए हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास स्तर के अन्य संबंधों के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं, और इसके अन्य आयाम भी बहुत सारे हैं, इनके आधार पर सोचा जा सकता है। आगे लिखा है यहाँ पे, जो अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं क्या हैं इसमें, तो लिखा है, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं।
प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मापन मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। मतलब यह हुआ कि मानव विकास का जो संबंध है वो प्रति व्यक्ति आय से और जो है आपका देश के आकार से नहीं जोड़ा जाता, जबकि इसको जोड़ना चाहिए। प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का उच्च कोटि धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। ठीक है, अगर हम उदाहरण के साथ देखते हैं तो लिखा है उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये कहाँ पे दक्षिण ये अमेरिका के जो है कैरिबियन देश के पास है, द्वीप के पास है, का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। क्यों? क्योंकि ये छोटी अर्थव्यवस्थाओं के होते हुए भी ये कई आवश्यकताओं को पूरा कर चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। तो अब प्रति व्यक्ति आय अगर जो है कम होने के बावजूद भी केरल सबसे आगे निकल गया है। ठीक है, क्योंकि उसने सारी सुविधाओं को दे चुका है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ों को। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से? पहला अति उच्च, ये जो है 0.800 से ऊपर के जो होते हैं इनमें 66 देश आते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा उच्च वाले में आपका है इसमें 53 है। मध्यम, इसमें भारत आता है मध्यम में, और फिर होते हैं निम्न। इन्हीं 4 आधार पर मानव विकास का स्तर जो है स्कोर तय किया जाता है और देशों को रैंक के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, और ये रिपोर्ट प्रत्येक साल आती है। ठीक है, आगे लिखा है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वह हैं जिनका स्कोर जो है 0.8 से ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार इस वर्ग में 66 देश सम्मिलित हैं। ठीक है, जिसे आगे हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये रिपोर्ट हर साल आती है। ठीक है, तो नई रिपोर्ट को हम लोग करंट अफेयर में देखेंगे, यहाँ पे नहीं हम ऐड कर सकते क्योंकि रिपोर्ट हर साल बदलती रहती है। आगे लिखा है सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देश कौन हैं? जैसे आपका नॉर्वे, यहाँ सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं, जनसंख्या कम होने के बावजूद भी सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं, अर्थव्यवस्था भी छोटी है। आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, चीन का, ठीक है, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, डेनमार्क। तो ये 10 देश उच्च क्यों हैं? क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था तो छोटी है लेकिन सुविधाएं जनता तक पहुँचाने में ये लोग काफ़ी सफल हुए हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है आगे उच्च मानव विकास सूचकांक में 53 देश सम्मिलित हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। ठीक है, ये किसी भी देश की प्राथमिकता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सबको उपलब्ध कराया जाए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वह हैं जहाँ सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है, मतलब कि सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी वो पैसा निवेश किए हैं, इसीलिए वो बहुत आगे हैं। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के लोगों को अन्य देशों के जो है क्या कर दिया है, बिल्कुल सर्वथा अलग कर दिया है। तो वहाँ के लोगों ने लोगों पर, मतलब मानव पर और सुशासन प्रशासन पे खूब पैसा खर्च किया इन देशों ने, इसलिए वो लोग सबसे आगे हैं। यह ज्ञात करने का प्रयास कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च हुआ है। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों में समान है? यहाँ का अपराध कम होते हैं, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, सुविधाएं सबको अच्छी हैं, जनसंख्या कम है, संसाधन अधिक है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसलिए ये देश सबसे ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है आप देखेंगे कि इनमें से अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियां रही हैं, मतलब उपनिवेश रहे हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है जैसे भारत की। उच्च मानव विकास जो स्कोर वाले देश यूरोप में स्थित हैं। तो यूरोप पे अधिकांश देश कहाँ हैं? जो सबसे ऊपर टॉप पे, जिसको आपने 10 देशों को देखा, अधिकांश देश कहाँ के? सब यूरोप के हैं। और वह औद्योगिकीकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वहाँ औद्योगिकरण बहुत पहले आया, वहाँ मानव विकास बहुत चरम पे है, इसीलिए वहाँ के लोग जो है काफ़ी आगे हैं। और हम जैसे देश जो है क्या थे, गुलाम थे, तो हमारे यहाँ जो है मानव विकास उतना हो नहीं पाया, वो भी एक कारण रहा है। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यजनक चकित वाली है जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है। तो बहुत सारे देशों ने अपना स्थान इसमें बनाया है, वो भी हम देख सकते हैं। जैसे आपका एक हांगकांग हो गया, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये देश भी जो है इसमें अपना स्थान बनाने में कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने भी उन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाया है। आगे लिखा है मानव विकास के जो है माध्यम स्तरों वाले देशों का वर्ग विशालतम है, मतलब संख्या इनकी ज़्यादा है। मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल 37 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ, जब हमारा देश भी इसी में आज़ाद हुआ था। ठीक है, इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालिक उपनिवेश थे, जैसे हमारा देश भी उपनिवेश था, जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1990 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ। इनमें से अनेक देश
अधिक लोकोमुखी नीतियों को अपना करके और सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतर जो है मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। तो जो मध्यम वर्ग वाले देश हैं और जो कम निम्न वाले देश हैं उन देशों में देखेंगे तो वहाँ पे सामाजिक जो है विद्रोह बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर जातियों में विद्रोह बहुत ज़्यादा होते हैं, राजनीतिक अस्थिरता है वहाँ, इसलिए समस्या वहाँ देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है मानव विकास की निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या 33 है। तो बहुत सारे जो 33 देश लगभग हैं बहुत सारे, उनमें निम्न स्तर के क्यों हैं, तो वहाँ क्या समस्याएं हैं। इनमें से अधिकांश छोटे देश है जो वहाँ राजनीतिक उपद्रव बहुत ज़्यादा होते हैं। गृह युद्ध की समस्या रूप में सामाजिक अस्थिरता वहाँ पे है। अकाल या बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है, नहीं तो पीछे रहते चले जाएंगे। जैसे अफगानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, लीबिया हो गया, सूडान हो गया, ये सब देश क्या है, बहुत पीछे रहते हैं। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती हैं। प्रायः लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं। उदाहरण के का देश में मानव विकास इसलिए कम हुआ क्योंकि उसके लोग खाद्य धर्म का अनुसरण करते हैं अथवा गा समुदाय के हैं। ऐसे वक्तव्य जो है भ्रांतिपूर्ण है, इनका कोई मतलब नहीं होता है। एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं या समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण होता है। देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण होती है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं, मतलब सामाजिक सेक्टर में अधिक पैसा खर्च करते हैं, इसलिए बहुत ऊपर हैं, सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य पर बल देते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्रायः स्वतंत्र हैं। तो जो विकसित देश है वहाँ राजनीतिक रूप से कोई उथल पुथल नहीं होती है और ना ही कोई स्थिरता होती है। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है, क्योंकि जनसंख्या कम है, संसाधन अधिक है, तो सबको संसाधन उपलब्ध हो जाता है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं, मतलब सुरक्षा पर ज़्यादा व्यय करते हैं और सामाजिक सेक्टर पर पैसा कम खर्च करते हैं, हथियार ज़्यादा खरीदते हैं। यह दर्शाता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ने हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं जो पीछे छूट गया है। कुछ चीज़ें हैं जो पैराग्राफ में छूट गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है जो 4 उपागम मैंने बताया था, वो 4 उपागम कौन कौन से हैं। तो यहाँ लिखा है मानव विकास के उपागम अप्रोच। पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत और संरचना उपागम और चौथा है क्षमता। इन चारों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे लिखा है आय उपागम, यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। ठीक है, इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो मानव विकास को हम आय के साथ जोड़ते, जिसकी आय ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अमीर, जिसकी आय कम होगी वो कम अमीर होगा। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। ठीक है, दूसरा उपागम है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम क्या कहता है, लिखा है यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी जो है विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। मतलब ये कहता है, जो कल्याण उपागम है कहता है सबका कल्याण कब होगा, जब शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक सुरक्षा पर, सुख साधनों पर सरकारी व्यय ज़्यादा होगा तो लोगों का कल्याण अधिक होगा। ये इसका अप्रोच ये है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वह केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि का लिए जिम्मेदार है। तो याद रखना, सामाजिक कल्याण पर जितना पैसा खर्च होगा उतना ही मानव का जीवन स्तर क्या होगा, ऊंचा हो जाएगा। ये कहता है कल्याण उपागम कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो आधारभूत आवश्यकता बहुत ही आजकल बहुत महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। तो आधारभूत आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए, लिखा है इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रतिस्थापित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर ये सबको मिल जाती हैं तो इसका मतलब है उस मानव का विकास हो रहा है।
इसमें मानव विकल्पों का प्रश्न की अपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों का मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका क्षमता उपागम। क्षमता उपागम क्या कहता है? इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर सेन से है। इन्होंने इसका विकास किया था। क्षमता उपागम का संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी होती है। तो जितनी हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी उतना हम मानव विकास के नजदीक जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको डॉक्टर अमर सेन ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है भूटान के बारे में लिखा है। भूटान एक देश जो है, लिखा है कि भूटान विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक मापन घोषित किया है। मतलब हम खुश रहना, हैप्पीनेस इंडेक्स को इसने अपनाया है भूटान ने, और कहा है हम जितना खुश रहेंगे उतना ही हमारा मानव विकास होगा। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और जो है प्रगति और प्रौद्योगिक विकास से होने वाली संभावित नुकसान को जो है सतर्कता पूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया है। इसका साधारण सा अर्थ यह है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिक और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, लेकिन इससे हम विकास नहीं कर सकते हैं, ये भी सच्चाई है। यहाँ लिखा है 1990 ईस्वी में प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। तो एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जो है जारी होता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखना। और कब से जारी हो रहा है? 1990 से। यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराना, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं। तो याद रखना UNDP गरीबी सूचकांक को और मानव विकास सूचकांक दोनों को जारी करता है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। लिखा है, पहला क्वेश्चन है, लिखा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसमें कौन सा विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है आकार में वृद्धि, दूसरा है आपका जो है आपका गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन। तो गुण में धनात्मक परिवर्तन ये विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी है? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था इसको, ये बात याद रखना। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बाकी अलग से क्वेश्चन हम इसको करा देंगे आप लोगों को। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।